हेलो, नमस्कार। इन सीसीए ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। और आप शुरू करते हैं। हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। देखिए, शिक्षा और संस्कृति की बात करता है आर्टिकल 29 और 30। संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने शिक्षा को, संस्कृति को बचाए रखने का प्रावधान किया गया है। यहाँ ये जो बात करी गई है आर्टिकल 29 में, वो बात करता है अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों के हितों की, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है आपका आर्टिकल 29 में बाकायदा कहा गया है कि वे लोग जो भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा और लिपि संस्कृति में अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। ये उसका अधिकार है। ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत में कुछ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ लोगों की भाषा अलग हो सकती है, लिपि अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, तो उसको भी वो बचाए रखने का उसको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है। इसके बाद में आता है 5वें में आपका जो था वो 30 नंबर, यानी आर्टिकल 30 क्या कहता है कि इन अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने की आजादी है। देखिए, अल्पसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति में हो सकता है, लेकिन वह अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए, लिपि को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है। और इन शिक्षण संस्थाओं को खोलने के बाद उनको संचालन में अपनी मनमर्जी से कर सकता है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा। ऐसा प्रावधान भी आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को उल्लेख किया गया है। साथ ही बात यह भी करी गई है, जब भी राज्य वित्तीय प्रबंधन करेगा या वित्तीय सहायता देगा किसी को, तो उस समय जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा भी आर्टिकल 30 में कहा गया है। इसके बाद हम लोग एक और इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, जो अंतिम मौलिक अधिकार है, वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौलिक अधिकार है, या ये कह सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें मौलिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आप बात करें कि आर्टिकल 31 कहां गया, क्योंकि हमने 29-30 पढ़ लिया। ये आर्टिकल है 32 में ये बात करी गई है। लेकिन 31 को आपने देखा होगा, नोट लगा के हमने पढ़ा था अभी, कि संपत्ति की स्वतंत्रता की बात करी गई थी, और उस संपत्ति की स्वतंत्रता को डिलीट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978 में।
और इस तरह से 31 अभी खाली है, 32 को हम लोग पढ़ें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको जो उपयुक्त है, अभी तक हमने जो पढ़े 5 मौलिक अधिकार, इन 5 मौलिक अधिकारों को पूरा करने की जो गारंटी देता है वो कौन देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में उल्लेख जरूर किया गया है कि इनका मौलिक अधिकारों का, लेकिन इसको पूरा कैसे करेंगे इसके लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान संवैधानिक उपचारों का अधिकार में है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूरा करने की गारंटी देता है। यहां तक कि इस बारे में हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि इस संविधान का सबसे सुंदर आर्टिकल कौन सा है, तो मैं आर्टिकल 32 की ओर इशारा करूंगा। यानी उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है, इसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं आर्टिकल 32 को, और ये कहते हैं कि ये संविधान की क्या है? आत्मा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, और ये भी कह सकते हो हृदय है। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि संविधान की आत्मा है। यानी अब आप लोग कह सकते हो संविधान की आत्मा का मतलब क्या है? जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तो हमारा शरीर चलता फिरता है, वैसे ही ये आर्टिकल जो है वो है तो इस संविधान में आत्मा है। यानी ये संविधान को मजबूत बनाता है, जीवंत बनाता है, क्योंकि 32 नहीं होगा तो आपके मौलिक अधिकार नहीं होंगे, और जब व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो संविधान और राज्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। कैसे पूरा करता है इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके मौलिक अधिकारों को? अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या आपके अधिकारों को कोई छीनता है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट आदेश, लेख जारी करता है, और इन 5 रिटों के जरिए आपके मौलिक अधिकारों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसे ही आर्टिकल 226 के तहत एक आर्टिकल 226 है जिसके तहत राज्य के उच्च न्यायालय को भी 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे ये मानिए आप कि जैसे आपके किसी भी समानता या स्वतंत्रता किसी का भी उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए कहां जाएंगे? जैसे आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो क्या रोने पीटने से नहीं मिलेगी, इसके लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है दिल्ली आ जाइए, मैं बैठा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। तो इस तरह से आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, यानी डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जबकि डायरेक्ट सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इसमें एक पिरामिड न्याय व्यवस्था है। जैसे हम न्यायपालिका पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद में आपके अन्य जैसे आप हाई कोर्ट्स आ गए, हाई कोर्ट्स के बाद में आपका एक सुप्रीम कोर्ट है। तो पहले इनसे गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद में अंतिम सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये 32 में ये भी कह दिया कि आप मेरे पास भी आ सकते हैं, डायरेक्ट सुनवाई करने का अधिकार भी है। और अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते तो आप 226 के तहत आपका जो राज्य का उच्च न्यायालय उसको भी मौलिक अधिकार की सुनवाई करने का अधिकार है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? ये 5 प्रकार की जो रिट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में बोले तो हेबियस कार्पस,
हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर। सशरीर, सशरीर उपस्थित करें, सशरीर उपस्थित करें। सशरीर उपस्थित करने का मतलब यहां ये बात करी गई है कि न्यायालय किसी भी अवैध रूप से बनाए गए बंदी को बचाने के लिए, बंदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये हेबियस कार्पस जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाया गया, उस पुलिस थाने में ले जाया गया और पुलिस थाने में उसके साथ में मारपीट करी गई और उसके बाद में ठोक पीट करके उसको सुबह न्यायालय में पेश किया गया। जबकि ये सशरीर उपस्थित करने की बात करता है कि जिस स्थिति में आपने उसको जहां से गिरफ्तार किया है, जैसा था वो, ऐसी स्थिति में उसको न्यायालय में पेश किया जाए और न्यायालय ये तय करेगा कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए और अगर इसकी गिरफ्तारी अवैध है तो उसे छोड़ दिया जाए। ये हेबियस कार्पस है, ताकि बंदी को क्या मिल सके, अधिकार मिल सके। क्योंकि इसके तहत ये भी किया जा सकता है कि जैसे किसी को गिरफ्तार किया गया, उसको सीधा ले जाके जेल में ले जाके उसके साथ पिटाई उटाई करी गई, टॉर्चर किया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। उसके बाद सुबह जैसे ही न्यायालय में पेश करे गया कि भाई ये लो, हमने तो इसको पेश कर दिया, जबकि उसका मुंह सुझा दिया, तो इससे न्याय प्रभावित हो सकता है, उसके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि सशरीर जिस स्थिति में वो था उसको उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पर दिया जाए 24 घंटे के अंदर, यानी निश्चित समय के अंदर। 24 घंटे का मतलब यहाँ ये लिया गया कि जहां उसको गिरफ्तार किया गया उससे लेके, लेकिन हो सकता है कि इससे रास्ते में टाइम मिल गया, उस टाइम ज्यादा लग गया, इस स्थिति में 24 घंटे का वो बढ़ाया जा सकता है। ये बात करी गई है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, कौन सी रिट आती है, 2 नंबर पे आता है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है यहां, मेंडेमेंस, मेंडेमस, मेंडेमस। मेंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है, न्यायालय। न्यायालय आदेश देता है। कैसा न्यायालय, कैसा आदेश, कि जब कोई भी पदाधिकारी कोई भी पदाधिकारी जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो, कोई भी पदाधिकारी का मतलब सरकारी कर्मचारी हो सकता है, वो पदाधिकारी जिस संस्था में बैठा हुआ है उस संस्था में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, यानी उसको जो ड्यूटी मिली है उसको नहीं कर रहा है और लापरवाही कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसके अकॉर्डिंग जितने लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो न्यायालय उसको आदेश जारी करके पूछ सकता है कि भाई क्या मामला है तेरा, अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहा है, कारण बताओ, नोटिस जारी कर सकता है और अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तीसरी बात करेंगे हम लोग, प्रतिषेध। तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना या मना करना। अभी ऊपर वाली जो रिट थी दोनों, वो न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका को दी गई, और ये जो प्रतिषेध जो है, प्रोहिबिशन जो है, ये जो आदेश है वो न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका को दिया जाता है। यानी ये कह सकते हो कि शीर्ष न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी किया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि ये आपके जो ये मैटर चल रहा है, यहाँ आपका जो मामला चल रहा है वो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसीलिए इस मामले को आप यहीं रोक दें, या उसके लिए वो मना कर सकता है। कैसी स्थिति में, दूसरी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। चौथी हमने बात करी है, प्रतिषेध के बाद में होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है उत्प्रेषण क्यूटो
उत्प्रेषण, क्यूटो वारंटो नहीं होता है इसमें, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को बोले सरसरी ओररी, सरसी ओररी, सरसी ओररी, उत्प्रेषण सरसी ओररी। इसका मतलब होता है वही बात कि शीर्ष न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को क्या कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मंगवाना, क्या करना, मंगवाना, क्या करना, मंगवाना। वहां होता है मना करना, यह होता है मंगवाना। जैसा कि नाम से जान सकते हो उत्प्रेषण का मतलब ऊपर मंगवाना। क्या मंगवाना, सरसरी ओररी के शीर्ष न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, अपने से अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दे सकता है कि आपके यहाँ जो चल रहा है, आपने जो भी निर्णय दिया है, यानी इन दोनों में फर्क क्या है, एक ही बात होगी गुरुजी, ये तो नहीं, इसमें फर्क है। ये देखिए सुनवाई के दौरान है, ये ध्यान में रखना आप, ये सुनवाई के दौरान है, कौन सी, प्रतिषेध, और ये सुनवाई के बाद की बात है, यानी निर्णय दे दिया उस न्यायालय ने, उसके बाद में कहीं न्याय में त्रुटि रहेगी तो त्रुटि सुधार के लिए क्या कर सकता है, एक शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से केस को मंगवा सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है। तो दोनों में फर्क है, शीर्ष न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है, दूसरे में बात करेगी शीर्ष न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है। बात दोनों में सेम है, लेकिन बात करेगी यहां पर सुनवाई के दौरान। सुनवाई के दौरान का मतलब, जैसे मान लीजिए कहीं जोधपुर हाईकोर्ट में कोई मामला चल रहा है और वो व्यक्ति कहीं बॉम्बे या महाराष्ट्र से संबंधित है, वो व्यक्ति आने जाने में यूं कह रहा है कि यहाँ पर मेरा जो न्याय है वो प्रभावित हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की उसने रिट लगा दी, तो शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय कौन, जोधपुर को ये कह सकता है सुनवाई के दौरान कि इस मैटर को आप ऊपर भेज दे या यहीं रोक दे, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इसको कहीं ट्रांसफर करते हैं इधर उधर, ऐसे वो ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे ही उत्प्रेषण में भी वो ऊपर मंगवा सकता है कि जैसे न्याय में कहीं त्रुटि हुई है तो आप, जब आपने तो न्याय दे दिया, हम लोग इसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे, दूसरे न्यायालय के द्वारा इसको दिखवाएंगे, ऐसा करके इसमें बात करी गई है। इसके बाद में पांचवी जो लेते हैं हम लोग, वो पांचवी वो है अधिकार प्रचार। अधिकार प्रचार, अधिकार प्रचार, अधिकार प्रचार को अंग्रेजी में बोले क्यूटो वारंटो। क्यूटो वारंटो में पद को लेकर पूछा जाता है, पद को लेकर पूछा जाता है, पद को लेकर पूछा जाता है। मतलब यहां आप ये देखें कि न्यायालय किसी व्यक्ति को ये पूछ सकता है कि आपने जो ये पद प्राप्त किया है, किस हैसियत से आपने ये पद प्राप्त किया, यानी आपने कौन सा तरीका है, आपने कौन सा आधार रहा है जिससे आपने ये पद प्राप्त किया। इसको यूं समझ सकते हैं आप लोग कि जैसे आज से पहले अगर मान लीजिए, जैसे आजकल तो डाउनलोड हो जाते हैं कॉल लेटर वगैरह, जैसे डाक द्वारा कॉल लेटर आया सर्विस का और गांव में पहुंचने में उसे काफी समय लग गया, 6 महीने या उससे ज्यादा का समय लगा, और उसके बाद में वो गांव में आया और उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका वो लेटर था, जिसको नौकरी पर जाना था, लेकिन उससे संबंधित कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने उस लेटर को बोला हाँ मेरा भी नाम यही है, तो उसने ले लिया उसको, और वह उस लेटर को लेके वह क्या कर रहा, नियुक्ति पे चला गया, यानी नौकरी पे चला गया। उसने 20 साल तक नौकरी कर ली। उसके बाद में पता चला उस व्यक्ति को कि वो नौकरी तो मेरी थी और खा गया कोई दूसरा, कर रहा है कोई दूसरा। ऐसी स्थिति में वह न्यायालय की शरण में जा सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, और न्यायालय उस व्यक्ति को जो नौकरी कर रहा है, वो तो फर्जी था आदमी, उस व्यक्ति को कि आप किस पर्पज से, किस तरीके से, किस कारण से आप लोग ये पद प्राप्त किए हुए आधार बताए हैं, और उसको लेकर वो पूछ सकता है, और उसके द्वारा जो भी उसने नौकरी की है, जो भी पैसा उसने लिया है, उसके दंड लगाया जा सकता है, उसको सजा हो सकती है, और उस व्यक्ति को फायदा दिया जा सकता है। तो इस तरह की एक छोटा सा उदाहरण था, और कुछ भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसमें। तो ये आपकी 5 प्रकार की रिट थी, और आज हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कंप्लीट हुआ, यानी ये कह सकते हो कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कंप्लीट हुए। शायद आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे हम लोग दूसरा जो टॉपिक है वो कल शुरू करेंगे। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप सबको धन्यवाद।